सोचिए, अगर किसी सरकार के सामने विपक्ष का कोई नेता भाषण न देकर सिर्फ 5 सवाल रख दे और उन 5 सवालों में बेरोजगार युवा, परीक्षा व्यवस्था, महंगाई, सामाजिक न्याय और आम जनता की सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल हों, तो क्या सरकार के लिए उन सवालों को नजरअंदाज करना आसान होगा? यही वजह है कि मायावती के हालिया बयानों को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए सिर्फ यह कहना काफी नहीं होगा कि मायावती ने सवाल पूछे और भाजपा सरकार चरमरा गई। असली सवाल यह है कि आखिर वे 5 मुद्दे कौन से हैं जिन पर मायावती लगातार सरकार से जवाब मांग रही हैं, और इन सवालों का असर आने वाले समय की राजनीति पर कितना पड़ सकता है। मायावती ने जुलाई 2026 में परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक के मामलों पर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि परीक्षा व्यवस्था से जुड़े ऊंचे पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी चिंता जताई कि बार बार परीक्षा रद्द होने, पेपर लीक और अनियमितताओं से युवाओं में असंतोष बढ़ रहा है। अब जरा इस सवाल की गंभीरता समझिए। एक गरीब परिवार का बच्चा वर्षों तक तैयारी करता है। माता पिता अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा उसकी पढ़ाई पर खर्च करते हैं। कोई कोचिंग जाता है, कोई गांव में रहकर किताबों से तैयारी करता है, कोई खेत में काम करने के बाद रात में पढ़ता है, कोई छोटे मोटे काम के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है। जब वही युवा परीक्षा देने जाता है और बाद में पेपर लीक या अनियमितता की खबर सामने आती है, तो नुकसान सिर्फ एक परीक्षा का नहीं होता, उसके समय का नुकसान होता है, पैसे का नुकसान होता है और सबसे बड़ी बात, उसके भरोसे का नुकसान होता है। यही पहला बड़ा सवाल है। क्या परीक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं हो सकती कि मेहनत करने वाले युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे? मायावती का सवाल सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं है। उनके बयान में जवाबदेही का मुद्दा भी सामने आया। अगर किसी परीक्षा में गंभीर अनियमितता होती है तो सिर्फ परीक्षा दोबारा करा देना पर्याप्त है, या फिर यह भी पता लगना चाहिए कि जिम्मेदारी किसकी थी? यही वह बिंदु है जहां राजनीति और प्रशासन आम जनता के सवाल से जुड़ जाते हैं। सरकारों की जिम्मेदारी सिर्फ परीक्षा आयोजित करना नहीं है, जिम्मेदारी यह भी है कि परीक्षा व्यवस्था में ऐसी सुरक्षा हो कि मेहनत करने वाले लाखों युवाओं का विश्वास बना रहे। और यहां दूसरा सवाल खड़ा होता है, अगर किसी परीक्षा में गड़बड़ी होती है तो क्या केवल छोटे स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई करके मामला खत्म कर देना चाहिए, या फिर जिम्मेदारी ऊपर तक तय होनी चाहिए? मायावती ने इसी जवाबदेही पर जोर दिया। उन्होंने उच्च पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की बात कही। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ देश का युवा कहता है कि हमें रोजगार चाहिए, दूसरी तरफ अगर परीक्षा व्यवस्था ही विवादों में घिरती रहे तो उसके सामने विकल्प क्या बचता है? यही कारण है कि बेरोजगारी का मुद्दा भी इस पूरे विवाद से जुड़ जाता है। मायावती ने संसद के मानसून सत्र से पहले महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और अन्य जनहित के मुद्दों पर गंभीर चर्चा की जरूरत बताई थी। यानी सवाल सिर्फ नौकरी मिलने का नहीं है, सवाल यह है कि देश का युवा किस तरह की नौकरी चाहता है। क्या वह सिर्फ कुछ महीनों या कुछ वर्षों के अस्थायी रोजगार से संतुष्ट है? क्या वह लगातार आउटसोर्सिंग या कम वेतन वाले काम में अपना भविष्य देखता है, या फिर वह स्थायी, सम्मानजनक और सुरक्षित रोजगार चाहता है? मायावती ने जुलाई में कहा था कि युवा शोषण वाले कम स्तर के आउटसोर्सिंग रोजगार से आगे बढ़कर स्थायी और सम्मानजनक रोजगार चाहता है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था और कोचिंग संस्थानों की निगरानी की जरूरत पर भी सवाल उठाया। यही हमारा तीसरा बड़ा सवाल है। अगर देश की युवा आबादी इतनी बड़ी है तो उसके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सम्मानजनक रोजगार का रास्ता कितना मजबूत बनाया जा रहा है? यह सवाल भाजपा तक सीमित नहीं है, यह सवाल हर सरकार से पूछा जाना चाहिए। केंद्र हो या राज्य, सत्ता में कोई भी पार्टी हो, युवाओं के भविष्य का सवाल राजनीति से ऊपर होना चाहिए। लेकिन राजनीति में ऐसे मुद्दे चुनावी बहस का हिस्सा बन जाते हैं, और उत्तर प्रदेश में यह सवाल और भी बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में युवा, दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर और गरीब वर्ग लंबे समय से चुनावी राजनीति के केंद्र में रहे हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव भी अब राजनीतिक दलों के लिए दूर की बात नहीं रह गया है। ऐसे समय में मायावती द्वारा उठाए जा रहे
जनहित के सवालों को केवल बयानबाजी समझना राजनीतिक रूप से अधूरा विश्लेषण होगा। लेकिन यहां एक दूसरा पक्ष भी है। मायावती की पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी पिछले कुछ चुनावों में अपने पुराने प्रभाव को बनाए रखने के लिए संघर्ष करती दिखाई दी है। 2027 के चुनाव से पहले दलित वोट को लेकर भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और चंद्रशेखर आजाद जैसे राजनीतिक खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा की चर्चा तेज है। इसलिए मायावती के हर बड़े बयान को केवल सरकार की आलोचना के रूप में नहीं, बल्कि आने वाली राजनीतिक रणनीति के संदर्भ में भी देखना जरूरी है। अब आते हैं चौथे बड़े सवाल पर, सामाजिक न्याय और आरक्षण। यह मुद्दा मायावती की राजनीति का केंद्रीय हिस्सा रहा है। हाल में आरक्षण को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की अपील पर भी मायावती ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि समान अवसर सुनिश्चित होने तक आरक्षण जरूरी है। उन्होंने आरक्षण छोड़ने की अपील का विरोध किया और इसे सामाजिक न्याय के संदर्भ में देखा। अब सवाल यह है कि आरक्षण को केवल सरकारी नौकरियों में प्रतिशत के रूप में देखा जाए या इसे सामाजिक प्रतिनिधित्व के बड़े सवाल से जोड़कर समझा जाए। मायावती का राजनीतिक तर्क लंबे समय से यह रहा है कि जिन वर्गों को ऐतिहासिक रूप से अवसरों से वंचित रखा गया, उनके लिए केवल समानता की घोषणा पर्याप्त नहीं है। उन्हें वास्तविक अवसर उपलब्ध कराने के लिए नीतिगत सुरक्षा की जरूरत है। यहीं से आरक्षण पर बहस शुरू होती है। एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण का लाभ जरूरतमंद लोगों तक और प्रभावी ढंग से पहुंचना चाहिए। दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की राजनीति यह सवाल उठाती है कि अगर सामाजिक और आर्थिक असमानताएं अभी भी मौजूद हैं, तो आरक्षण को कमजोर करने की चर्चा क्यों हो? यानी असली सवाल यह है कि क्या देश में अवसरों की समानता वास्तव में जमीन पर स्थापित हो चुकी है? मायावती का जवाब स्पष्ट है, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और यही सवाल भाजपा सरकार के सामने राजनीतिक चुनौती पैदा करता है, क्योंकि भाजपा ने भी पिछले वर्षों में दलित और पिछड़े वर्गों के बीच अपना आधार बढ़ाने की कोशिश की है। ऐसे में मायावती अगर उन्हीं वर्गों के बीच सामाजिक न्याय, आरक्षण, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा के सवालों को फिर से प्रमुख मुद्दा बनाती है, तो इसका चुनावी असर देखने लायक हो सकता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है, सिर्फ सवाल पूछना और जनता को अपने साथ जोड़ लेना दो अलग चीजें हैं। राजनीति में सवाल तभी प्रभावी होता है जब जनता को लगे कि सवाल पूछने वाला उसके दर्द को समझता है और उसके पास समाधान का रास्ता भी है। यही मायावती के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। अब पांचवा सवाल, सरकार की योजनाओं और राजनीतिक फैसलों का वास्तविक लाभ आम जनता तक कितना पहुंच रहा है? मई 2026 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट विस्तार पर प्रतिक्रिया देते हुए मायावती ने कहा था कि ऐसे बदलावों का वास्तविक प्रभाव गरीबों, मजदूरों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के जीवन में दिखाई देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा नहीं होता तो जनता इसे केवल राजनीतिक समायोजन के रूप में देख सकती है।